दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जिसके बारे में हर एक परिवार को जानना चाहिए और खासकर महिलाओं को। शायद इस महिला को भी ऐसे केस के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अगर उसे पता होता तो शायद आज मैं आपको उस महिला की यह कहानी नहीं सुना रहा होता। दरअसल 8 जून 2024 को इंदौर पैसेंजर ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी थी। उस ट्रेन की बोगियों की साफ सफाई का काम चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक सफाई कर्मी की नज़र जनरल बोगी में सीट के नीचे रखी एक बोरी पर पड़ी। बोरी संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि बोरी पर खून के धब्बे थे और मक्खियां भिनभिना रही थीं। सफाई कर्मी ने इसकी सूचना तुरंत इंदौर जीआरपी को दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उस बोरी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। उस बोरी में एक महिला की लाश के टुकड़े थे। उस बोरी में सर और धड़ का हिस्सा भरा हुआ था, यानी उसके हाथ पांव गायब थे। जाहिर सी बात है, यह मामला हत्या का था, जिसके बाद लाश यूं भयानक तरीके से ठिकाने लगाई गई थी। आखिर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की जांच करनी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस को इस मृत महिला के बारे में कोई जानकारी मिल पाती, ठीक इसी तरह की एक और लाश सामने आई। लेकिन यह लाश इंदौर शहर से 1150 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश में 10 जून को मिली थी। यानी उधर इंदौर पुलिस एक महिला की आधी अधूरी लाश के साथ परेशान थी, और इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में भी 2 दिन बाद ठीक वैसी ही घटना घटी थी। यहाँ 10 जून को रेलवे स्टेशन पर खड़ी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के एक डिब्बे में एक महिला की लाश के टुकड़े मिले थे। लाश के टुकड़े भी क्या थे, सिर्फ हाथ और पैर थे। यानी ऋषिकेश में मिली लाश का सर और धड़ गायब था। और अब ठीक इंदौर पुलिस की तरह ही ऋषिकेश पुलिस भी इस केस की गुत्थी को सुलझाने को लेकर परेशान थी। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसे स्टेशन का पता लगाना जरूरी था, जहां से यह लाश के टुकड़े योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन में रखे गए थे। और उसके लिए ट्रेन के पूरे रूट की स्कैनिंग करनी जरूरी थी। इसके बाद पुलिस ने योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के सोर्स और डेस्टिनेशन यानी चलने से पहुंचने के बारे में पता लगाया, और इत्तेफाक से यह ट्रेन भी इस इंदौर शहर से चलती है। इंदौर शहर में इस घटना से 2 दिन पहले एक महिला की बिना हाथ पांव वाली एक लाश मिली थी, और इससे ऋषिकेश पुलिस को लग रहा था कि कटे हुए हाथ पैर इस महिला के हो सकते हैं, जिस महिला की लाश इंदौर पैसेंजर ट्रेन में मिली थी। इसके बाद शव के इन टुकड़ों को लेकर दोनों शहरों की जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की आपस में बातचीत शुरू हो गई, और अब दोनों ही शहरों की पुलिस को यह लगने लगा था कि यह अलग अलग टुकड़े एक ही महिला की लाश के हो सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि ना तो उस महिला की पहचान पता थी, और ना ही किसी ने इंदौर या आसपास के किसी शहर में किसी को भी ट्रेन में लाश के यह टुकड़े रखते हुए देखा था। और इधर सबूत के नाम पर पुलिस के पास महिला की बाहों पर लिखा यह 2 नाम था, जिस पर मीरा बेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। सिर्फ इन 2 नाम से किसी भी महिला की पहचान पता करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में आदिवासी लड़कियां अपनी बाहों पर अपना और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। खैर, पुलिस कोशिश करती रही और आखिरकार पुलिस ने महिला की पहचान के बारे में पता लगा लिया। यह महिला रतलाम जिले के बिलपांक थाना इलाके के गांव मऊ की रहने वाली 37 वर्षीय मीरा बेन थी। मीरा बेन 6 जून को अपने पति से झगड़ा होने पर घर से निकल गई थी। हालांकि उसके पति ने अपनी पत्नी के घर से चले जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि जब मीरा बेन अपनी मर्जी से सही सलामत घर से निकली थी, तो फिर मात्र 2 दिनों में मीरा अलग अलग टुकड़ों में बंटकर हजारों किलोमीटर के फासले में कैसे बिखर गई थी। मीरा बेन के पति ने पुलिस को बताया कि मीरा बेन घर से जाते समय यह कहकर गई थी कि वह उज्जैन जा रही है, और इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है मीरा बेन हत्या से पहले उज्जैन में ही हो। और संभावना इस बात की भी थी कि महिला की हत्या उज्जैन में ही की गई होगी, और हत्यारे ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ही उस महिला की लाश के टुकड़े 2 अलग अलग ट्रेनों में रख दिए होंगे। इसके बाद पुलिस ने उज्जैन रेलवे स्टेशन और उसके आसपास वाले इलाके में जांच करनी शुरू कर दी। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज तथा रेलवे स्टेशन के आसपास अपने मुखबिरों की मदद से मीरा बेन की हत्या के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया।
और इसी कोशिश में पुलिस को कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें 7 जून को मीराबेन एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब सवाल था कि वह आदमी कौन था और मीराबेन उसके साथ बाहर क्यों और कहां जा रही थी। और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को उस व्यक्ति की पहचान भी पता चल गई। दरअसल वह व्यक्ति उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास ही एक रिहायशी इलाके की चाल में रहता था और उसका नाम था कमलेश पटेल। कमलेश पटेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कमलेश पिछले 15 सालों से उज्जैन में ही रहता था और कैटरिंग का काम किया करता था। क्योंकि कमलेश पटेल ने मीराबेन के मोबाइल फोन में अपनी सिम भी डाल रखी थी, इसलिए पुलिस को इससे भी हत्यारे के बारे में सुराग मिला था। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत कमलेश पटेल को अरेस्ट कर लिया। इधर कमलेश इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पुलिस को उसकी करतूत के बारे में सुराग और सबूत मिल चुके हैं। कमलेश पटेल लगातार पुलिस के सामने झूठ बोल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर दो बड़े सवाल थे। पहला सवाल तो यही था कि अगर कमलेश ने ही मीराबेन की हत्या की थी तो क्यों, और दूसरा सवाल यह कि अगर मीराबेन की हत्या कमलेश ने अपने ही घर में की थी और फिर उसकी लाश के टुकड़े वहीं पर किए थे, तो फिर इसका मतलब यह था कि उसे ऐसा करते हुए उसके घर वालों में से किसी ने तो जरूर देखा होगा। लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में पता लगाया तो पुलिस को पता चला कि पटेल शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी गूंगी है, यानी वह सुन और बोल नहीं सकती थी। और अब अगर किसी को मीराबेन के कत्ल का राज पता हो सकता था तो वह कमलेश की पत्नी ही हो सकती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आखिर पटेल की पत्नी से पूछताछ कैसे की जाए। और फिर पुलिस ने इसका हल यह निकाला कि पुलिस ने गूंगे भरों से बातचीत की भाषा यानी साइन लैंग्वेज के कुछ एक्सपर्ट से संपर्क किया और उन्हें कमलेश की पत्नी से पूछताछ करने में मदद करने के लिए कहा। कमलेश पटेल की पत्नी से पूछताछ शुरू की तो तब इस घटना की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। कमलेश पटेल की गूंगी पत्नी ने पुलिस को बताया कि कैसे उसका पति 7 जून को मीराबेन को अपने साथ घर लेकर आया था और फिर कैसे उसका कत्ल करने के बाद उसने मीरा की लाश के कई टुकड़े कर दिए थे। दरअसल कमलेश ने जब मीराबेन को मौत के घाट उतारा था उस समय कमलेश पटेल की पत्नी अपने घर में नहीं थी। लेकिन जब पटेल मीराबेन की लाश के टुकड़े करने में लगा हुआ था तो अचानक उसकी पत्नी घर पर लौट आई थी और उसने मीराबेन को टुकड़ों में काटते हुए अपनी आंखों से देखा था। साथ ही पुलिस को तलाशी लेने पर उसके घर से मृतका की घड़ी और कुछ कपड़े वगैरह भी मिले। और इस तरह पटेल की गूंगी पत्नी की गवाही और घटनास्थल से बरामद किए गए सबूत से अब पुलिस को यकीन हो गया कि मीराबेन का कातिल कोई और नहीं बल्कि पटेल ही है। और इसी वजह से पुलिस ने पटेल को उसकी गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के सामने पटेल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पटेल ने बताया कि वह काफी समय से मीराबेन के संपर्क में था और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। पटेल ने कहा कि जब मीराबेन घर छोड़कर गई थी तब उसने उज्जैन जाकर पटेल से संपर्क किया था और उसी के कहने पर पटेल ने उसे उज्जैन बुलाया था। कमलेश ने कहा कि उसे मीराबेन के चाल चलन पर शक था और उसे लगता था कि मीराबेन का किसी और आदमी के साथ भी अफेयर है। पटेल ने कहा कि दोनों के बीच बहस हो गई थी और बहस के दौरान गुस्से में आकर पटेल ने मीराबेन का गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पटेल ने घर पर ही मीराबेन की लाश के टुकड़े कर दिए थे और टुकड़ों को 2 अलग-अलग ट्रेनों में रख दिया था ताकि पुलिस को शक न हो और वह इस हत्या से बच जाए। लेकिन पटेल का सोचना गलत साबित हुआ और पुलिस ने आखिरकार इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया। इस मामले से यह सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज छोटी हो या बड़ी, अपराधियों को सजा से बचने का कोई तरीका नहीं मिलता। पुलिस की मेहनत और उनकी स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन तकनीक से इस कठिन मामले को हल किया गया और अपराधी को सजा मिली। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।